हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई और मतलब ब्रगा के लिए और नेवी एसएसआर एमआर के लिए जीके का जो टॉप 500 का जो सीरीज चल रहा था, इसका पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 5 होते ही आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज के लिए मैं सबको आप सभी को, जितने भी ए टू जेड स्टडी के फैमिली, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन सबको सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ तक हैं और आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूं, ठीक है। और जल्द से जल्द आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। पता है क्या, बहुत सारे बच्चे डिफेंस वाले जो है ना, आसाम राइफल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बुक्स के बारे में पूछ रहे थे। देखो, आसाम राइफल बुक्स का भी अगर हम लोग बात कर ले तो बेस्ट जो है ना, अगर आप स्टडी गाइड बुक के बारे में बात करोगे तो ये भी चक्षु पब्लिकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। आप पूछ रहे थे बेस्ट बताओ। देखो, चक्षु पब्लिकेशन का जितना बुक आता है लगभग सबके सब बेस्ट ही रहता है अभी तक मैंने देखा। और सबसे खास बात है ना चक्षु की बुक है, इसमें एरर नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कुछ भी गलती, ठीक है। मैंने तो आपको दिखाया भी ना, आपने भी पढ़ा एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, नेवी वालों पढ़ रहे हूँ इस बुक को लेके, बट एरर इसके अंदर नहीं है। उसी तरीके से आसाम राइफल के लिए भी जो ये बुक आई हुई है चक्षु पब्लिकेशन के लिए, ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है गाइस। अब ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं आपको। इस बुक की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखो, स्टडी गाइड बुक का मतलब होता है ना, लाइक देखो जैसे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो आपके इस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। लाइक इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। मान लेते हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अपना सोशल साइंस के अंदर, जीके में, और हिस्ट्री जैसी हमने पढ़ लिया ना, तो लास्ट में ना इसमें प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, करके पूरा टॉपिक वाइज गाइज दुनिया भर का आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप कर लो, इससे कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी शानदार ये बुक हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक से पढ़ा करो, बहुत ही बेस्ट लगता है मुझे तो। और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा इधर से उधर खोजना ना पड़े, टाइम बचे और आप वहां से बाई कर सकते हो इस बुक को, ठीक है। अभी चलो हम लोग चलते हैं अपने इस सीरीज के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 300 तक क्वेश्चन हमने तो कर लिया था, अब बारी है 301 की, ठीक है। तो देखो, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं। भारत में केसर सबसे ज्यादा कहाँ उपजता है, कश्मीर में उपजता है ना। तो जम्मू कश्मीर का नाम सुने हो कि नहीं, बस वहीं पे, ठीक है, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है गाइज, इसलिए वहां पे केसर ज्यादा उत्पादन होता है वहां पे। अभी देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है वेमस चंद्र बनर्जी, ठीक है, वेमस चंद्र बनर्जी। और एक आपको पता है इसके बारे में खास चीज, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, जब ये इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो इसका राय किसने दिया था। बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइस। एक उस टाइम गवर्नर था डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, उसी ने बेवकूफ ने राय दिया था, शायद कांग्रेस, शायद नहीं कंफर्म है, मतलब इस चीज को मतलब कांग्रेस की स्थापना करने की राय दे दी थी उसने। और आपको मैं बता दूं, वो इतना डफर था डफरिन, उसको नहीं पता था कि यही कांग्रेस के नेता और इससे जुड़े हुए लोग कल मतलब आने वाले दिन में अंग्रेजों को मार के भगाने वाले थे, ठीक है। तो इसलिए वो डफरिन को मैं डफर ही मानता हूं। आगे देखो, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ऑब्वियसली सबको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले नाम था राजनीतिक गुरु जिसको मानते थे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आता है, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनका जन्म कहां हुआ था, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप जरा याद रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कभी कभार पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में। अब वहीं पे एक सवाल है जो कि बहुत ही शानदार है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये नाम है उनका, ठीक है। वो किस वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बताते थे, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो वो जो है बांसुरी से हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाया करते थे, कन्हैया की तरह, कृष्ण कन्हैया की तरह, ठीक है। आगे देखो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। अगर आप भी सपना देख रहे हो ना, तो कम से कम आप 25 साल के हो जाओ जनाब, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल के लिए हो जाओ। अब वहीं पे क्वेश्चन है कि साचू के नहीं, साची के, ठीक है। ये चाचू का स्तूप नहीं है गाइस, साची का स्तूप है। निर्माण किसने करवाया था, और एक्चुअली मैंने चाचू बोला भी नहीं था, साचू पढ़ दिया था इसको, ठीक है। तो सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया था, अशोका ने। अब एक सवाल ये बन के आता है कि सांची का स्तूप है कहाँ पे, तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, बता के कमेंट करके कि वाकई सांची का स्तूप कहाँ पे है,
किस स्टेट में है, ये चीज कमेंट करके बताओ तो जरा देखिए कितने लोगों को पता है ये चीज। आगे देखो, यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, जो कि कर्नाटका का है। यक्षगान कहाँ का है गाइज? कर्नाटका का है। वहीं से क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के बीच में बनाती है। मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चाइना के बीच में बनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य कौन सा भाग है? मतलब प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं, बताओ कौन सा भाग खाते हो? तना। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो जड़ खा जाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो प्याज आप खाते हो ना वो तना है, ठीक है, और उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन दिखती है वो सभी पत्तियां होती हैं उनकी। क्लियर? आगे देखो 310 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर मतलब वो एक फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन सकते हैं, समझ में आ रही है? वो एक फ्रीक्वेंसी का रेंज, साउंड ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वो रेंज जिसको हम सुन सकते हैं। तो हम जो है वो 20 ये हर्ट्ज नहीं हर्ट्ज पढ़ते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जितनी भी साउंड होती हैं, फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, वो हम सुन सकते हैं। बट इससे ज्यादा और इससे कम को हम नहीं सुन सकते। बहुत ही खास इंसान है हम लोग, ठीक है। आगे देखो, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वो हमारे बिहार की है गाइस, ठीक है। मधुबनी जो है, और एक मधुबनी यहाँ पे जिला भी है बिहार में, ये चीज जानना आप लोग। और मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वो बिहार की ही है। आगे देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि नेपाल के अंदर है। कुछ लोग इसको भारत आंसर कर देते हैं, ठीक है। नेपाल, इंडिया, चाइना और कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा, अफगानिस्तान, जो भी। तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम नए बच्चे इंडिया मार देते हैं। माउंट एवरेस्ट तो हमारे कंट्री में जनाब नहीं। देखो जो पर्वत का जो है ना, क्या कह रहा है, ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस दिशा में है, किस देश में है, ठीक है। तो आपको नेपाल करना है, इंडिया नहीं। हिमालय की बात नहीं की जा रही है आपसे, समझ में आ रही है? देखो, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता होना चाहिए था, दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो वो है गोदावरी को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेकन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाना चाहिए, ना कि दक्षिण गंगा, ठीक है। फिर भी आप समझ गए ना, दक्षिण की गंगा गोदावरी कहा जाता है, और बाकी हमारी नॉर्थ की मतलब उत्तर की गंगा तो गंगा नदी है ही अपनी, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिसका कोई विरोध नहीं हुआ था, कोई भी ऑपोजिशन में नहीं था? नीलम संजीवा रेड्डी थे वो, ठीक है। वो ऐसे पहले और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका कोई भी ऑपोजिशन में नहीं था, समझ में आ रही है बात? आगे कह रहा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये डेल्टा जो है दो नदियों के बीच बनाया जाता है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है सुंदरबन डेल्टा। ये चीज याद रखना, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा जनाब आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो बोलोगे एक जगह थोड़ी था, लेकिन जो फेमस है वो लोथल था, ठीक है। जो फेमस है वो लोथल था, और लोथल ही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आप एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दोगे, नेवी का दोगे। आप एसएससी सीजीएल का या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि आपसे डेप्थ में पूछेगा, समझ में आ गई? ठीक है। आगे देखो, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? सितार और तबले का जनक। अब कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार? अब नाम समझ में आ गया हो कि कहाँ पे है, ठीक है। तिब्बतन पठार के बारे में कहा जा रहा है, फिर पामीर का पठार। अब नाम से ही पता चल गया कि ये पठार है कहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 319, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कल भी पढ़ाया था, प्राइम मिनिस्टर। अब योजना आयोग का नाम बदल गया है नीति आयोग में। तो नीति आयोग के पूछेगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों मतलब उसका नया नाम है, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जो अपने मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, बोला था कि 47,000 48,000 वैकेंसी देंगे, 500 200 वैकेंसी दे रहे हैं, सब हो जाएगा भाई, टेंशन ना लो। आगे देखो, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस होती है? वो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अभी नेवी एमआर का वैकेंसी देखा ना, अराउंड 200 में से मेल और फीमेल मिला के, और 40 जिसमें से लड़कियां हैं, 160 लड़के हैं। तो ऐसे 200 और नेवी का भी तो आपने देखा 2500 2600 ऐसे करके वैकेंसी आई। एयरफोर्स का भी वही हाल है, ऐसा तो नहीं है 10-20 हज़ार वैकेंसी दे रहे हैं। तो ये वैकेंसी खा कहाँ रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रही है। मतलब ये ऐसे कर करके देख ले, अगर मान लो 5000 भी 3000 भी एयरफोर्स का मान लेते 3500, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2500 नेवी मान लो एसएसआर का,
अभी वहीं पे 200 यहाँ पे, तो जहां तक हमारा आंकड़ा है ना गाइज, ये 6200 हो गई टोटल मिला के। तो बाकी आर्मी वालों को सारा दे दिया क्या, 41,000 वैकेंसी, 41,000 वैकेंसी। बहुत सोचने वाली बात है जनाब, अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग। आगे देखो, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो है मिहिर सेन था, और प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, पूरे मतलब वैसा नहीं कह रहा कि विश्व में पहला इंसान कौन था, मिहिर सेन याद रखना। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट्स होता है। पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है गाइस, तो पानी की बूंद जो होती है सरफेस टेंशन के कारण, मतलब पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। पानी की बूंद किसकी वजह से गोल होती है, तो पृष्ठीय तनाव की वजह से गोल होती है। वहीं पे मैं पूछूं मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वो कौन सा है, नाइलॉन है। समझ में आ रही है बात कि मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है नाइलॉन है। वहीं पे स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिध्वनि वही जो है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। अब सुनो जनाब, वो होती है 15 मीटर, ठीक है। अब कहने का मतलब जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है और जो मतलब एक तरीके से लाइक एक जो इंसान बोल रहा है और एक जो सुनने वाला है, एटलीस्ट उसका भी है 17 मीटर होना चाहिए। या फिर आप अकेले में बोल रहे हो, तो अगर आपको अकेले में जो है ना अकेले में बोल रहे हो तो आपको तो सुनाई दे ही देगा, बट ऐसा है प्रवर्तक कहने का मतलब भाई, मतलब सुनने और बोलने वाले के बीच का जो है 17 मीटर होना चाहिए, एटलीस्ट डिस्टेंस चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, कौन सा होता है, प्रकाश की चाल कह रहा है ये, वो वैक्यूम में होता है। और वहीं पे वैक्यूम के अंदर साउंड का जो होता है चाल 0 हो जाता है, ठीक है। इस्पात के अंदर, स्टील के अंदर, इस सब के अंदर साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, और प्रकाश का वही उल्टा होता है, वैक्यूम मतलब निर्वात के अंदर जहां पे कोई हवा हुआ नहीं रहेगा वहां पे चाल सबसे ज्यादा रहेगा प्रकाश का। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो जनाब बैगनी होता है। और स्कैटरिंग बोलते हैं प्रकीर्णन को, और स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो फैलाव ज्यादा हो जाएगा, फैलाव ज्यादा होगा तो वो कलर दूर से दिखाई नहीं देगा। जब दूर से दिखाई नहीं देता तो कहते हैं उसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है वो दूर से दिखाई देता है, और जो दूर से दिखाई देता है उसके अंदर स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन बहुत कम होता है। वो कलर कौन सा है, वो कलर लाल है, ठीक है। इसीलिए उसको खतरे का सिंबल के तौर पे यूज किया जाता है, ताकि वो दूर से भी दिख जाए अपने को कि हाँ भाई आके डेंजर है। समझ में आ रही है, पूरा स्टोरी कह दिया इसमें। 328 नंबर देखो, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर, तो ये होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण का। लेंस नहीं, आपसे मिरर के बारे में पूछ रहा है ये। वहीं पे आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, क्यों आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ड्यू टू लाइट रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। लाइक देखो, आसमान से जो तारे दिखते हैं, हमारी आंखों और तारों के बीच में बहुत सारा मीडियम होता है। कभी मतलब एक थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा अलग लेयर मतलब मीडियम हो गया, लाइक वहां पे टेम्परेचर ऊपर कुछ है तो वहां पे मीडियम जो होगा अलग होगा, इसके नीचे मीडियम कुछ और है, तो प्रकाश जो ऐसे ऐसे घूम के आती है तो लगता है कि टिमटिमा रहा है, ठीक है, यही चीज है। प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है, तो आरबीजी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, आरबीजी या फिर आरजीबी, कुछ भी कह लो, जो भी आसान हो आपको कहने में। रेड, ग्रीन और ब्लू होता है प्राथमिक कलर। प्राइमरी कलर इसी 3 कलर को माना जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, बहुत ही मतलब ये सवाल जो है ना बहुत ही कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों का। वायुयान के अंदर कौन सा मतलब टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो देखो इसका पूरा मैं कहानी आपको बता देता हूँ। सीन क्या है, पहले क्या है ना, बहुत पहले ना वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन भरा जाता था, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील हो गया तो हाइड्रोजन ना भर के अब हीलियम भरा जाता है, और बहुत जगह आपको नाइट्रोजन लिखा हुआ पा जाता है। बट गाइस एग्जाम में नाइट्रोजन और हीलियम दोनों ऑप्शन में है ना, तो हीलियम ही चूज करना, ठीक है, क्योंकि हीलियम सब पे NCERT हीलियम में लिखा हुआ है, उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं लिखा गया, तो ये चीज हीलियम हल्का होता है, इसके वजह से इसको रखा जाता है, ठीक है। आगे देखो, अभी कह रहा है कि टाका धातु का सोल्डर में किस धातु, जैसे टाका जो होता है ना वो जिस सोल्डर बनता है, टाका धातु या फिर सोल्डर, किस धातु का मिश्रण होता है, तो टीन और सीसा का मिला के क्या बन जाता है, सोल्डर एक धातु बनता है, वो बना जाता है या फिर टाका कहा जाता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है गाइस, तो वो आंखों से है। ग्लूकोमा किस शरीर के किस अंगों से है, तो वो आंखों से है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो, घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो घाना देश का पुराना नाम जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और साथ में वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है वो भी जान ही लो अभी आप। तो सबसे पहले आप तो यही देख लो कि गोल्ड कोस्ट करके इनका नाम है, घाना का पुराना नाम, ठीक है। और घाना के प्रेसिडेंट है नाना। बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या सर,
अरे नहीं भाई, नाना अकुफो एडो इनका पूरा नाम है, ठीक है। फोटो दिख रहा है जो बगल में, वही है वही है, यही है प्रेसिडेंट साहब अपने अपने नहीं, घाना देश की। उनका नाम है नाना अकुफो एडो। अच्छा देखो ना, बहुत आसान है। किस देश के प्रेसिडेंट? तो घाना, प्रेसिडेंट का नाम नाना, बस याद हो गया ना, बस बस। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है गाइस? यहाँ पे बताओ। तबला से है। जाकिर हुसैन का किससे है? तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफो कोलंबस ने 1942 में। और वहीं पे इंडिया में पूछा जाए तो कौन सा समुद्री यात्री सबसे पहले आया था किस देश के? तो पुर्तगाली आए थे 1400 कब? 98 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगाली वो कौन सा था ये भी पूछ लेता है कभी कभार आपसे, तो कौन था? वास्को डी गामा था, ठीक है। ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। भारत की बात की जाए तो भारत की खोज, वहीं पे कह रहा है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस का किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो 1896 का अधिवेशन था, ठीक है। तो वो 1896 का अधिवेशन था। और कहाँ पे हुआ था? तो सिंपल सा आंसर क्या है ना, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1896 में हुआ था, ठीक है। कौन सा सर? कलकत्ता, कोलकाता, क्या पढ़ते हो? जो भी पढ़ते हो समझ गए ना, वेस्ट बंगाल में। आगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो वो अपने थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टीन जी ने सापेक्षता का वही खोजा था, वायु मतलब सिद्धांत खोजा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वायुयान की खोज किसने की थी? तो मतलब राइट ब्रदर्स, आपने पढ़ा होगा। तो दोनों दो भाई थे, राइट ब्रदर्स जो थे दोनों भाई थे। और जैसे हमारे इंडिया में क्या लिखा जाता है? सिंह लिखा जाता है, चौधरी लिखा जाता है, टाइटल जैसे लिखते हैं ना, कुछ लोग यादव लिखते हैं, कुछ लोग जाट लिखते हैं, जैसे अपना अपना टाइटल है, उस तरीके से इनका राइट जो है ना टाइटल है, तो राइट ब्रदर्स कह दिया जाता है। इसीलिए पहले का नाम था ऑरविल राइट, दूसरे का नाम था विल्बर राइट, ठीक है। इसलिए उनको कहा जाता है राइट ब्रदर्स, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? अब हृदय प्रत्यारोपण का नाम समझ में नहीं आ रहा सर। देखो, आपका हृदय अगर खराब हो जाए तो दूसरा हृदय लगाने को, उसको किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ठीक है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है। चलो आगे देखो, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था जनाब? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पाते कि सर ये जय विज्ञान कहाँ से जोड़ दिया आपने, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी मतलब पियरे और मैरी क्यूरी। देखो जनरली ना मैरी क्यूरी देगा, ठीक है, मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी देगा, लेकिन उनके हस्बैंड भी थे साथ में, पियरे नाम था उनका, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, ठीक है। आगे देखो, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर गोल रिंग है? तो आपने शनि ग्रह के बारे में सुना होगा, सैटर्न के बारे में। तो इसी के चारों तरफ रिंग बना हुआ है, ठीक है, आपने फोटो में भी देखा होगा। नील नदी का उपहार कौन सा देश माना जाता है? तो मिस्र को माना जाता है, इजिप्ट को, ठीक है। नील नदी का उपहार इजिप्ट को माना जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है सर? वो है थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है सर? तो वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है, चिपको मूवमेंट से है सुंदरलाल बहुगुणा का। चिपको मूवमेंट क्या था गाइस? वही जो पेड़ों को काटा जा रहा था तो लोग पेड़ों में चिपक जा रहे थे, नहीं तुम आके हम लोग काट दो, तो वही वाला चिपको आंदोलन है, ठीक है। गाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो गाना से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे? राजस्थान में है, भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कहो तो हर घर में गधे पाए जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो गधे से कम थोड़ी होते हैं, तब इसका मतलब थोड़े कह दोगे कि हर घर में पाए जाते हैं। तो जंगली गधे के बारे में कहा जा रहा है, घरेलू गधे के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो जो जंगली गधे होते हैं वो कच्छ के रण में, गुजरात में है, ठीक है, कच्छ, तो वहां पे जंगली गधे पाए जाते हैं। अब देखो, मीन कैम्प, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा ना वो। और एडोल्फ हिटलर को लोग किस तरीके से देखते हैं मतलब नहीं है, जब आप डेप्थ में जानोगे एडोल्फ हिटलर को तो आपको हिटलर से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा, बिकॉज वो शुरू से तानाशाह नहीं था, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला इंसान था, और वहां की अपने देश की सेना में भी ये काम करता था। इसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि बाद में ये क्या बना, डिक्टेटर बन गया, ठीक है। तो चलो कभी इसके बारे में जानने की कोशिश करना, और मैं तो इसका बिग फैन हूँ हिटलर का, ठीक है। आगे देखो 352, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की है। कभी कभार एग्जाम में पूछता है सर, बहुत ही दबा के। देखो, कौन सा बिहार अनेक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है भाई? काजीरंगा। अब है कहाँ पे सर? आसाम में। तो आसाम का जो एक मतलब क्या है, अभ्यारण्य है काजीरंगा, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उल्टा करके भी पूछ लेगा, तो एक सिंह वाले गैंडों के लिए है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम के बिहार में, इसलिए कहा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है?
तो सासाराम में आना, कभी हमारे सासाराम में, मैं भी वहीं से हूँ, वहीं पे मकबरा है, दिखा दिया जाएगा आपको। ठीक है, 355 में कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, आगे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का, हेवी वाटर और ग्रेफाइट का। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज मुझे लगता है ना कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए इसको हम यहीं रखते हैं 357, अराउंड 57 क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग 50-50 करके इसको कंटिन्यू कर लेंगे, बिकॉज 100 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, तो बहुत लोग कह रहे हैं सर वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा है, याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं पे खत्म करते हो। और हाँ, ध्यान से रहना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडुकेट स्टडी को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में इस बुक का लिंक, असम राइफल्स की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, दबा के प्रैक्टिस सेट करो और क्या मजे करो, सिलेक्शन लो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, खुश रहो, और हमारी वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।